अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुल्क के जाने माने शाहवानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक जहांज़ेब शाहवानी का इकलौता चश्मो चराग जमाल शाहवानी, जिसमें अल्लाह ने हिस्से जमाल कूट कूट के भर दी थी, पैदा होते ही तख्लीकी सलाहियतों से माला माल था। मेरे वालिद जहांज़ेब शाहवानी का ख्याल था कि मैं भी पढ़ लिख कर उनके बिज़नेस में उनका हाथ बटाऊंगा। अमूमन ऐसा ही होता है, माँ बाप जो ख्वाब देखते हैं औलाद हमेशा उसके उल्ट ही कुछ करके दिखाती है। कहाँ मैं पला बढ़ा तो बिज़नेस से बिल्कुल बेजार। मेरा ज़ौक़ शौक़ अदब, शायरी, सकाफ़त, ड्रामा, नज़म, गज़ल की तरफ था। सो मैंने अंग्रेज़ी लिटरेचर में मास्टर्स किया, उर्दू अदब को भी काफ़ी हद तक पढ़ा। उन दिनों मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए कई बड़े बड़े शाहकार सीरियल्स कर चुका था। मेरी नज़मों और गज़लों की कई कुतब शाया हो चुकी थी। लोगों ने मेरे नाम की नज़में और गज़लें अपने नामों से मंसूब करके इधर उधर फैला भी रखी थी। जवान नस्ल का नुमाइंदा जमाल शाहवानी गर्दन तान के चला करता था। मेरी मशहूर ज़माना गज़ल तेरी मांग का सिंदूर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे थी उन दिनों। मतलब कि मेरी शोहरत का तूती बोल रहा था। अलबत्ता मैं टेलीविज़न या बाकी दीगर जो ज़राए इब्लाग हैं उन पर आकर इंटरव्यूज़ वगैरह देने से थोड़ा हिचकिचाहट महसूस करता था। जाने क्यों ये झिझक का अंसर भी मेरी ज़ात का एक हिस्सा ही था। मेरे अक्सर रिसालों वगैरह में छपने वाले इंटरव्यूज़ में लोग मुझसे सवाल करते थे कि आपकी शायरी और आपके ड्रामे सिनफ़े नाजुक की खूबसूरती का इजहार करते हैं। आपकी हीरोइंस हमेशा बड़ी बड़ी आंखों और गोरे सफ़ेद रंग वाली होती हैं। क्या आप बहुत हुस्न परस्त हैं? मेरा एक ही जवाब होता था, हुस्न तो देखने वाले की आंख में होता है और ज़ाहिरी हुस्न तो चंद दिन की बात है, असल खूबसूरती तो दिल की खूबसूरती हुआ करती है। और फिर यह उन दिनों का तज़किरा है जब एक निजी टेलीविज़न पर मेरा 13 एक साथ का सीरियल सुपर हिट गया था। लागी तुमसे लगन नाम का मेरा ये सीरियल उन दिनों ज़ुबाने ज़दे आम पर था। शोहरत की इस बुलंदी पर भी मैं जाने क्यों मीडिया से दूर अपनी ज़िंदगी में गुम रहना चाहता था। कुछ मेरे वालिद साहब की शोहरत और इनका इतना फैला हुआ बिज़नेस भी हमेशा मुझे मेरी ज़ात में मुक़य्यद कर दिया करता था। हमारे मुआशरे में ये आम हो गया है, कोई अमीर, कोई मशहूर इंसान जैसे ही टेलीविज़न पर आता है उसके हज़ारों की तादाद में स्कैंडल सामने आने लगते हैं और मैं तो हमेशा ही लड़कियों के नाम से ख़ाइफ होकर इधर उधर भागा करता था। जाहिर है अमीर बंदे के पीछे लड़कियां नहीं आएंगी तो किधर जाएंगी। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी के मुहावरे के मुसदाक मैं भी कब तक यूं इस इंडस्ट्री में रहते हुए लड़कियों से, ख़ास कर फैंस से दूर रह सकता था। और आखिरकार मेरी इस पुरसकून सी अदबी सी दुनिया में पहला पत्थर उसने फेंका। मैं जमाल शाहवानी रात के 11 बजे आराम के लिए अपने कमरे में आया था और बिस्तर पे लेटने ही वाला था कि मोबाइल फ़ोन की घंटी ने चौंका दिया। रात के इस पहर तन्हाई में एक हसीन आवाज़ ने मुझसे पूछा, मैं एक तन्हा लड़की हूँ, क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे? दूसरी तरफ से मुझे पूछा जा रहा था। मेरे दोस्त और अहबाब रिश्तेदार वगैरह आमतौर पर मुझे रात 10 बजे के बाद फ़ोन नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि मैं जल्द सो जाने का आदी हूँ और सुबह जल्द उठ के अपना काम शुरू कर देता हूँ। फिर ये किसने फ़ोन किया? मैंने नंबर देखा, नंबर भी मेरे लिए नया था। मैंने इस पे तवज्जो नहीं दी, लाइन काट दी। लेकिन फिर कुछ देर बाद जब दोबारा बेल हुई तो मैंने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, मैंने अपनी भारी आवाज़ में कहा और दूसरी तरफ से जो बात कही गई वो यही थी, मैं एक तन्हा लड़की हूँ, क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे? क्या तुम मुझे जानती हो? मैंने पूछा। बहुत अच्छी तरह,
آپ جمال شاہوانی ہیں، رائٹر ہیں، اور میں آپ کی فین ہوں۔ آپ کی درجنوں کہانیاں پڑھی ہیں، آپ کی نظمیں غزلیں بھی میں نے ازبر کر رکھی ہیں۔ اور میرا یہ نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ اب کے بار میں نے کچھ دلچسپی سے پوچھا۔ رہنے دیں، آپ ایک مشہور اور جانے پہچانے رائٹر ہیں، آپ کا نمبر چھپا کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ یہ بھی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ ویسے اس کی آواز بہت دلکش تھی۔ اس کی لہراتی ہوئی خوبصورت آواز نے اس کے سراپے کی ایک تصویر نگاہوں کے سامنے بنا دی۔ چلیں مان لیا، اب آپ یہ بتائیں آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے بتایا نا کہ میں ایک تنہا لڑکی ہوں اور تنہائی کم کرنے کو کم از کم کسی سے گفتگو کی خواہش تو رکھ سکتی ہوں نا۔ میں آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کیسی باتیں؟ کچھ بھی، موسم کے حوالے سے، زندگی کی خوبصورتی اور بدصورتی کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے۔ ویسے تو اس کا لہجہ صاف ستھرا اور مہذب تھا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ تعلیم یافتہ لڑکی ہے۔ پھر اس نے لٹریچر کی بات کہہ کر مجھے چونکا دیا۔ لٹریچر کے کس شعبے سے دلچسپی ہے آپ کو؟ ادب برائے زندگی، اس نے کہا۔ میں ادب برائے ادب کی قائل نہیں ہوں۔ ادب کو زندگی کی عکاسی کرنا چاہیے، ہواؤں میں اپنا وجود نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت خوب، میں نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں آپ سے باتیں کر سکتا ہوں۔ خوشی ہوگی مجھے اس طرح۔ اس وقت میرا مطلب ہے کہ رات کے کچھ لمحے اطمینان سے گزر جائیں گے، کیونکہ دن تو ہنگاموں کے ہوتے ہیں، دنیا بھر کے مسائل، دنیا بھر کے کام، لیکن رات بے چینی اور تنہائی کی ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر باتیں ہوتی رہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، تنہائی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اپنی ذات میں تنہا ہیں یا اپنے ماحول میں؟ دونوں میں ہی، بالکل اکیلی ہوں۔ میرے والدین بھی نہیں، نہ کوئی رشتہ دار ہے۔ اور میرا مطلب ہے شادی؟ نہیں، ایسا کوئی رشتہ میری زندگی میں شامل نہیں ہوا۔ بہت ہی اچھی گفتگو کر رہی تھی وہ، اس کی باتوں سے اس کی ذہانت کا اندازہ بھی ہو رہا تھا۔ ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس نے اپنا نام ماہا بتایا تھا۔ دوسرے دن اپنے کام کے دوران میں اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس قسم کی لڑکیاں عام طور پہ فرسٹریشن کا شکار ہوتی ہیں، ورنہ اتنی فرصت کہاں کہ اتنی دیر تک کسی سے باتیں کی جائیں۔ یقیناً گھر پہ والدین آپس میں یا تو لڑتے جھگڑتے رہتے ہوں گے یا پھر اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہوں گے۔ کتنے قابل رحم ہوتے ہیں وہ بچے بھی جن کے والدین کی توجہ ان کے علاوہ دنیا کی ہر شے پہ ہوتی ہے، اور پھر وہ بچے رات کی تنہائیوں میں ادھر ادھر اپنے لیے دوست غم گسار تلاش کرتے ہیں، جھوٹی سچی کہانیاں گھڑتے ہیں، لڑکے لڑکیاں بن جاتی ہیں اور لڑکیاں لڑکے۔ یہ کھیل تو ازل سے یوں ہی جاری ہے۔ دوسری رات پھر اس کا فون آ گیا۔ اس نے پھر اسی انداز میں گفتگو کی، بے تکلفی سے۔ اس بار اس نے اپنے پسندیدہ شعر اور ادیبوں کے بارے میں بھی بتایا۔ بلا شبہ بہت اعلیٰ ذوق تھا اس کا، انگلش لٹریچر سے لے کر اردو ادب تک اس کی گہری نگاہ تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے بتایا، جناب جمال صاحب، یہ مطالعہ کرتے رہنا میری مجبوری ہے، کیونکہ کتابیں میری تنہائی کی ساتھی ہوتی ہیں۔ میں نے کتابوں سے دوستی کر لی ہے اور اب آپ سے باتیں کرتی رہتی ہوں۔ اس کا فون یوں تو روزانہ ہی پھر آنے لگا اپنے وقت پہ، لیکن کبھی کبھار ایک دو دنوں کا ناغہ بھی ہو جاتا، جس کے بارے میں وہ بتاتی کہ اس کی ایک سہیلی اس سے ملنے کے لیے آ جاتی ہے، جو اس کے گھر سے کچھ فاصلے پہ رہتی ہے، اور اس کی موجودگی میں مجھے فون کرنا اسے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے ایک بات سن رکھی تھی کہ حسن اور ذہانت ایک ساتھ نہیں ہوتے، عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ خوبصورت نظر آنے والے عام طور پر ذہین نہیں ہوتے، اور ذہین لوگ کم صورت ہوا کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ بھی ایسی ہی ہو۔ اب یہ سب اس وقت ہو سکتا تھا جب اس سے ملاقات ہوتی۔ سو میں نے اس کا فون آنے پر جب اس خواہش کا اظہار کیا تو کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئی، جیسے یا تو میری بات بری لگی یا کچھ ہچکچا رہی ہو۔ کیا بات ہے ماہا، آپ خاموش کیوں ہو گئی؟ میں نے پوچھا۔ شاید آپ کو میری بات ناگوار لگی۔ نہیں، یہ بات نہیں، اس نے کہا۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ مجھ سے مل کر آپ کو بہت مایوسی ہوگی۔ وہ کیوں؟ اس لیے جمال صاحب کہ میں ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی ہوں، اس نے بتایا، بلکہ آپ یوں کہہ لیں بدصورت۔ ارے یہ کیا بات کر دی تم نے؟ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس بار تم کا صیغہ استعمال کیا۔ اصل خوبصورتی تو انسان کے اندر ہوتی ہے،
तुम्हारी वो खूबसूरती मैं देख चुका हूँ। चलें तो फिर 1-2 दिनों के बाद जवाब देती हूँ, उसने कहा। कोई बात नहीं, सोच के बता देना। 2 दिनों के बाद उसका फ़ोन आया तो उसने मिलने पे रजामंदी जाहिर कर दी। ये बात मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ थी। हमारी ये मुलाकात एक होटल में तय हुई थी। मैं हैरान था कि एक लड़की यूं ही खुद मुझसे दोस्ती कर रही है और अब मुझसे मिलने पे भी राज़ी है। लेकिन मेरे जैसे मशहूर लोगों की ज़िंदगियों में ऐसे फ़ैन आते जाते रहते हैं। अब ये सच तो था कि मेरा उससे मिलने का कोई दिल नहीं चाह रहा था। ये अजीब बात थी, लेकिन सच्चाई यही थी कि मैंने सिर्फ उसका दिल रखने के लिए उससे अंदर की खूबसूरती वगैरह का फ़लसफ़ा बयान कर दिया था, जबकि खूबसूरती मेरा जुनून रही है। मैं सदा का हुस्न परस्त हूँ। जब उसने अपने बारे में ये बताया था कि वो एक बदसूरत आम सी लड़की है, तो मैं उसी वक्त उससे उखड़ गया था। मेरी कहानियों में इंसानी खूबसूरती का जिक्र है और दूसरी तरफ उस लड़की में खूबसूरती ही नहीं। अब एक तरीका तो ये था कि मैं गोल कर जाऊं, उससे मिलने ही ना जाऊं। जब उसका फ़ोन आए तो जवाब ही ना दूं, लेकिन ये भी गलत था। तो फिर क्या करता? बहुत देर सोचने के बाद अपने एक दोस्त अदनान फारूकी का ख्याल आया। वो भी अदीब या शायर वगैरह तो नहीं, लेकिन बहुत ज़हीन था। उसका मुताला भी बहुत अच्छा था। अगर मैं मुलाकात के लिए अदनान को भेज दूं तो वो जाकर सिचुएशन संभाल सकता है। यूं ये एक फिल्मी सिचुएशन हो जाती। जब मैंने अदनान से ये बात की तो वो भड़क उठा। देखो, ये किसी को धोखा देना हुआ। मैं तो बड़ी मामला फहमी के साथ अच्छे तरीके से उससे दूर हो जाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मैं उसे धोखा नहीं दे रहा। धोखा देना होता तो मैं वहाँ जाके अपने हुस्न का रोब उस पर डाल सकता हूँ या उसे अपने जाल में भी फंसा सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम उससे जाकर मिलो और उससे कहो कि तुम यानी मैं शादीशुदा हूँ और हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तुम उसे कुछ भी कह देना कि तुमने अभी अपनी ये शादी यानी मैंने अपनी शादी मीडिया से छुपा रखी है। बेवकूफ़ आदमी, जब ऐसा ही करना था तो फिर उस बेचारी से मिलने की ख्वाहिश क्यों की थी? उस वक्त मुझे क्या मालूम था कि वो आम शक्ल सूरत की है। मैंने गुस्से में कहा, यार तुम तो मेरा मिजाज जानते हो। अफसोस हो रहा है उस पर। यार अफसोस बाद में करते रहना, पहले उससे जाके मिल लो। तुम क्या समझते हो कि वो इतनी बेवकूफ़ होगी कि आवाज़ नहीं पहचानेगी? मेरा दावा है कि वो नहीं पहचानेगी। मैंने उसे तसल्ली दी। पहली बात तो ये कि मेरी और तुम्हारी आवाज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं। दूसरी बात ये कि फ़ोन पे आवाज़ों का कोई ख़ास फ़र्क पता भी नहीं चलता। आवाज़ें बहुत हद तक बदल जाती हैं। अदनान नहीं मार रहा था, लेकिन मैंने किसी ना किसी तरह उसे मना ही लिया। वो भी एडवेंचर समझ के इस काम के लिए राज़ी हो गया। अच्छा चलो ये बताओ करना क्या है? उसने मुझसे पूछा। देखो बात यह है कि उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता मैंने उसे समझाया। कम से कम फ़ोन पे तो नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम उससे मिलो और सलीके से उसे मेरा मतलब है अपना नहीं, मेरा मसला यानी ये कि वो मेरा पीछा छोड़ दे, समझा दो। अपनी ज़िंदगी की तरफ ध्यान दे। ज़िंदगी के सफ़र में उसे कोई ना कोई अच्छा मिल ही जाएगा। इस तरह से सब उसे अच्छे तरीके से बता दो। यार तुमने ना मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अदनान कुछ परेशान होकर बोला। तुम एक राइटर हो, लोग तुम्हें जानते हैं। हो सकता है उसने तुम्हें कहीं देखा भी हो या तुम्हारी तस्वीर वगैरह देखी हो। बाद में कभी देख ले तो फिर क्या होगा? यार बाद में जो होगा ना वो देखा जाएगा। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम खुद उससे मिलकर ये सब क्यों नहीं कह देते? नहीं यार कुछ भी हो, मैं एक राइटर हूँ, हसास दिल का आदमी हूँ, शायर हूँ। मुझे ना ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो तो ठीक है, मैं ही कुर्बानी का बकरा बन जाता हूँ। यूँ मेरे और अदनान के दरमियान तमाम मामलात तय हो गए। फिर उस रात जब महा का फ़ोन आया तो कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद मैंने उससे पूछा, महा ये बताओ मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? बहुत आसान है जमाल, उसने कहा। मैं नज़र का बहुत मोटा सा चश्मा लगाती हूँ, चाल में हल्की सी लंगड़ाहट है, तुम मुझे देखते ही पहचान लोगे। ये बताओ क्या तुमने मुझे देखा हुआ है? नहीं, मैंने आज तक तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं देखी, इसलिए मैंने अपनी पहचान बता दी है। कम से कम तुम तो मुझे पहचान लोगे। मैंने उसका हुलिया अदनान को बताते हुए कहा, मैं होटल के बाहर खड़ा रहूँगा, तुम मुकर्ररा वक्त से पहले जाकर बैठ जाना और जब वो आएगी तो तुम उसे पहचान ही लोगे। दूसरी शाम प्रोग्राम के मुताबिक मैं होटल के बाहर जाकर खड़ा हो गया, जबकि अदनान होटल के अंदर था। वो भी मुकर्ररा वक्त पे होटल आ गई थी। उसने अपना हुलिया बताते हुए कुछ बातें छुपा भी ली थी, जैसे कि वो बहुत मोटी भी थी और उसका रंग भी गहरा सांवला
यानी काला ही था। नाम माहा था, लेकिन देखने में बिल्कुल अपने नाम के उल्ट थी। बहरहाल मुझे यकीन था कि अदनान अंदर मामला संभाल लेगा। मैंने होटल के बाहर खड़े रहना मुनासिब नहीं समझा, सो अपने फ्लैट पर वापस आ गया। रास्ते में अदनान को फ़ोन करके मैंने ये कह दिया कि वो उस लड़की को फारिग करके मेरे पास ही आ जाए। अदनान 2 घंटे बाद आया। इतनी देर लगा दी तुमने? मैंने पूछा। क्या करता यार, चिपक ही गई थी। बड़ी मुश्किलों से जान छुड़ाई है। उसने तुम्हें पहचाना तो नहीं? नहीं तो मैंने परफॉर्मेंस ही ऐसी दी थी कि मुझे जमाल शाहवानी समझी। और बातें क्या हुई उससे? छोड़ो भी, अब तफसील क्या बताऊं। क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं कि उससे तुम्हारी जान छूट गई और अब वो कभी तुम्हें फ़ोन नहीं करेगी? और फिर वाकई अदनान के कहे के मुताबिक उसने मेरी जान छोड़ दी, क्योंकि उसके बाद माहा का कोई फ़ोन नहीं आया। मुझे अफसोस तो था, लेकिन मैं अपनी तबीयत का क्या करता। हुस्न परस्ती जो मिजाज में थी, वो मुझे इधर उधर देखने ही नहीं देती थी। बहरहाल काफ़ी दिनों तक जब उसका फ़ोन ना आया तो मुझे लगा शायद वो भूल गई होगी। और शायद 15 या 20 दिनों के बाद एक रात फिर माहा का फ़ोन आ गया। जमाल साहब, आपने तो ये समझा था कि शायद मैं आपको फ़ोन नहीं करूँगी, लेकिन देख लें कि आज फिर फ़ोन कर रही हूँ। चलें, शुक्रिया आपका, मैंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। आपको एक ख़ास खबर सुनाने के लिए फ़ोन किया है। जी जी, फरमाएं। दरअसल मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है, उसने बताया। आखिर कब तक हालात से झगड़ा कर सकती थी। एक सहारा मिला तो उसने मुझे अपना समझ लिया और अब उससे मेरी मंगनी होने वाली है। चलो मुबारक हो, इस तरह तुम्हारी तन्हाई भी दूर हो जाएगी और तुम्हें इधर उधर फ़ोन करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। हाँ, एक बात और, आपने अपनी जगह जिसको भेजा था उस बेचारे ने सब कुछ बता दिया था कि आप क्यों नहीं आए, और आपने अपना नाम देकर उसे भेजा। ये सारा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं शर्मिंदा सा होकर रह गया। शायद मैंने उस लड़की के साथ ज़्यादती कर दी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर चंद लम्हों के लिए उससे मिल ही लेता तो क्या होता। हमारी ज़िंदगी में फ़ैन्स तो आते ही रहते हैं, अगरचे ये मेरी ज़िंदगी की पहली फ़ैन थी। बहरहाल रात गई बात गई। हम सुपरस्टार्स, अच्छे राइटर्स की यही ज़िंदगी होती है। एक बात और, आपने ये नहीं पूछा कि मेरी मंगनी किससे हो रही है। चलो, जिससे भी हो रही है मुबारक हो। सुन तो ले, मेरी मंगनी आपके उसी दोस्त अदनान से हो रही है। क्या? मुझे एक शौक सा लगा था। अदनान से हो रही है? जी जमाल साहब, अब मैं आपकी ये खुशफहमी दूर कर दूं कि सिर्फ शायर और अदीब ही हसास दिल के नहीं होते, आम लोग भी होते हैं। आप लोग तो सिर्फ अपनी इंसानियत नवाजी वगैरह का ढंढोरा पीटते हैं, लेकिन असल खूबियाँ आम लोगों में होती हैं जो सिर्फ बातें करनी नहीं जानते। आप लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो पता नहीं क्या क्या बोलती रही और मैं सवाए सुनते रहने के और क्या कर सकता था। जमाल साहब, अपनी शायरी और अपनी तहरीर में आप जिस मुनकिसरुल मिजाजी और जिस आला ज़र्फ़ी का इजहार करते हैं, दर हकीकत मुझे लगता नहीं कि राइटर्स में वो पाई जाती है। मैंने खैर हूँ हाँ करके उससे जान छुड़ा ली। दूसरे दिन मैं खुद अदनान के पास पहुँच गया। मुझे देखकर वो कुछ परेशान सा हो गया था। बेवकूफ़ आदमी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम माहा से मंगनी कर रहे हो? यार, मैं कुछ शर्मिंदगी सी महसूस कर रहा था। उसने बताया। कैसी शर्मिंदगी? यही कि मैं तो तुम्हारा नुमाइंदा बन के गया और खुद उसको पसंद कर बैठा। लेकिन यार क्यों? मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि तुमने ऐसा गलत फैसला क्यों किया। इसलिए कि मुझे उसकी तन्हाई और बेबसी ने परेशान कर दिया था और मैं ये सब देख ना पाया। अदनान ने कहा। बहरहाल जमाल यार, इतना एहसान करो कि मेरी मंगनी की मुबारकबाद दो और मंगनी में शरीक हो जाओ। ज़रूर ज़रूर, ये भी कोई कहने की बात है। मैं मुस्कुरा कर उससे लिपट गया। अगले हफ्ते उसकी मंगनी थी। मुझे एक सेमिनार में शिरकत करनी थी, सो मैं उसकी मंगनी में शरीक ना हो सका, लेकिन मुबारकबाद का पैगाम ज़रूर दिया। दूसरे दिन अदनान ने फ़ोन पर बताया कि हमने एक होटल में एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी है, तुझे हर हाल में आना है। उसके इसरार पर मैं होटल पहुंच गया। मैंने दोनों के लिए तोहफे भी लिए और जब मैंने होटल पहुंचकर उस लड़की को देखा तो मेरी आंखें खुली रह गईं। वो कोई बदसूरत मोटी भदी लड़की नहीं थी, वो तो बहुत खूबसूरत लड़की थी, अपने नाम ही की तरह, बहुत दिलकश। उसके साथ वो भी थी जिसको मैंने होटल के गेट पे देखा था, नज़र का मोटा चश्मा लगाए, मोटी सांवली सी। मैं तो अहमकों की तरह उन्हें देख रहा था।
پھر ماہا نے ہنستے ہوئے مجھے مخاطب کیا، جمال صاحب آپ حیران ہو گئے ہوں گے، لیکن میں نے تو آپ سے مذاق کیا تھا کہ میں ایک موٹی اور بدصورت لڑکی ہوں۔ دراصل میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ جو شاعری میں اور اپنے ادب میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کیا واقعی آپ اتنے حساس ہیں جیسا کہ عموماً شاعر یا مصنف ظاہر کرتے ہیں؟ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ افسوس ہوا کہ ویسے نہیں ہوتے آپ لوگ جیسا آپ لوگ اپنی تحریروں سے ظاہر کرتے ہیں۔ اب کچھ مجھ سے سن لے، اس موٹی لڑکی نے اب دخل اندازی کی۔ میں ماہا کی دوست ہوں۔ اس نے جب اپنی فون والی گفتگو کے بارے میں اور آپ میں دلچسپی کے بارے میں بتایا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے مذاق کر لیا جائے اور آپ کا امتحان بھی لے لیا جائے۔ ماہا تو آپ کی شاعری پڑھ پڑھ کے آپ کی دیوانی ہو چکی تھی اور کہتی تھی شادی کروں گی تو جمال شہوانی سے ہی۔ اور پھر دیکھ لیں، سب آپ کے سامنے ہے۔ آگے کی کہانی یہ ہے کہ تم نے اپنے پیروں پہ خود ہی کلہاڑی مارتے ہوئے اپنے دوست کو بھیج دیا۔ عدنان نے ہنستے ہوئے ان لوگوں کی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جمال شہوانی صاحب، افسوس کہ آپ نے ہارون الرشید اور بہلول دانا والا واقعہ نہیں سنا، ورنہ آپ بھی اندیکھی کا سودا کر لیتے۔ کبھی کبھی اندیکھی کے سودے میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ماہا بولتی رہی اور میں سنتا رہا۔ اب تو میں صرف سن ہی سکتا تھا۔ اب تو ان دونوں کی شادی بھی ہو چکی ہے، دونوں اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور میں پھر سے کسی انجانی کال کا منتظر ہوں کہ بعض اوقات بہت عقل مند انسان بھی قدرت کی جانب سے اپنے در پہ دی جانے والی دستک کو اپنے غرور کے نشے میں نظر انداز کر دیا کرتے ہیں، اور پھر وقت گزر جانے کے بعد صرف پچھتاوے ہی ان کا مقدر بن کے رہ جاتے ہیں۔ جیسے کہ جمال شہوانی کی زندگی میں ماہا کی محبت نے دستک تو دی، لیکن جمال شہوانی نے اپنے غرور میں اسے برے طریقے سے رد کر دیا، اور آج تنہا بیٹھا اس ایک دستک کا پھر سے منتظر ہے۔ میری طرح خود کو عقل کل سمجھنے والے تمام لوگوں کے لیے میری کہانی ایک سبق ہے۔